देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ चुका है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आप लोग को मैं बताना चाहता हूं कि आज का ही वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम 4 टॉपिक को कवर करेंगे। पहला, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। पहला टॉपिक हम ये समझेंगे कि जो रासायनिक समीकरण होता है, जो केमिकल इक्वेशंस होती है, वो क्या होती है, किसे कहा जाता है। दूसरा, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि क्या है, रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिखा जाता है। तीसरा प्रश्न यहां पर हमारा है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। हम यहां पर आज ये सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को, केमिकल इक्वेशंस को हम बैलेंस किस प्रकार कर सकते हैं, उसको हम संतुलन किस प्रकार कर सकते हैं। और हमारा चौथा प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण के लाभ, रासायनिक समीकरण के कौन कौन से लाभ होते हैं। और ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 11th का रसायन शास्त्र का अध्याय 1। आप लोगों को लिखना बिल्कुल भी नहीं है, कुछ नहीं लिखना है। अब आप लोग को अगर देखो, आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे से समझना है, पूरे फोकस के साथ आपको सिर्फ समझना है, लिखना कुछ नहीं है, बिल्कुल हाथ बांध के आपको, क्योंकि मेन आपके दिमाग में जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए, दिमाग में जाना चाहिए। अब ये टॉपिक के अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको करना कुछ नहीं है। जब आप वीडियो पूरा समझ लोगे तो वीडियो पूरा देखने के बाद फिर आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा मैं, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है तो आपको ये चारों के चारों क्वेश्चंस के आपको नोट्स मिल जाएंगे, लिखे लिखाए आपको मिल जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, पहले पूरा वीडियो देख के सब समझना है। फिर पूरा वीडियो देख के समझने के बाद फिर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा मैं, उस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। फिर उस नोट्स के थ्रू फिर आपको उसको कॉपी पर नोट कर लेना है। इसी प्रकार हम क्लास 11 की पूरी केमिस्ट्री समझ लेंगे। और पूरा फ्री में पढ़ाऊंगा दोस्तों, पूरा फ्री आपके लिए रहेगा, पूरा फ्री रहेगा। जो बाकी लोग चार्ज कर रहे हैं 4000 5000 रुपए एक एक कोर्स का, है ना, मैं आपसे 1 रुपये नहीं लूंगा, आपको पूरा फ्री पढ़ाऊंगा। आप लोग खाली में से पढ़ के केमिस्ट्री में पूरे में से पूरे नंबर लेकर के आ जाओगे। और हम बिल्कुल एनसीईआरटी की बुक्स कवर कर रहे हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड। आप जिस किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, सबके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसके साथ अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आप जेईई की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग के लिए वीडियो भी क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है। यहां पर हम पहली बात किसकी करेंगे बच्चों, पहली बात यहां पर हम करेंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है। तो चलिए रासायनिक समीकरण की बात करेंगे। इससे पहले कि आपको रासायनिक समीकरण समझ में आए, आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहा जाता है। पहले यहां पर आपको यह चीज समझना पड़ेगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखना, जब कभी भी किन्हीं भी दो पदार्थों, जब कभी भी कोई भी दो पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई नए पदार्थ बनाते हैं, जैसे कि मैंने एक दूध लिया और मैंने एक नींबू लिया, दूध और नींबू को आपस में मिला दिया, तो दूध में नींबू मिलाने के बाद दूध का क्या बन जाता है, दही बन जाता है। जब कभी भी कोई भी दो पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने लिया चूना, मैंने क्या लिया, चूना। जो चूना होता है सूखा वाला चूना, मैंने वो सूखा वाला यहाँ पर क्या ले लिया, चूना ले लिया, और इसमें मैंने मिला दिया पानी। इसमें मैंने क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। मैंने लिया चूना और चूना में मैंने मिला दिया पानी। जैसे ही मैं चूना में पानी को मिलाऊंगा तो क्या बन जाता है, बुझा हुआ चूना। तो बच्चों यहाँ पर आपका बन जाता है बुझा हुआ चूना। जैसे ही मैं चूने में अगर मैं पानी को मिलाता हूं तो चूने में पानी को मिलाने से क्या बन जाता है, चूने में पानी को मिलाने से बन जाता है बुझा हुआ चूना। ये एक प्रकार की अभिक्रिया है। आप सब लोग ने घर पे करे होंगे, जब कभी भी हम पुताई वगैरह करते हैं तो हम एक बाल्टी लेते हैं, बाल्टी में हम पानी डालते हैं और उस पानी में हम क्या डाल देते हैं, चूना को डाल देते हैं। तो क्या होता है, अभिक्रिया होती है और चूने का घोल बन जाता है। उसी चूने के घोल को बुझा हुआ चूना कहा जाता है। ये तो एक प्रकार की अभिक्रिया है, ये एक प्रकार की क्या है, अभिक्रिया है। और जब कभी भी हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, जब हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण सूत्रों के रूप में लिखते हैं, किस रूप में लिखते हैं, सूत्रों के रूप में लिखते हैं, तो आपका रासायनिक समीकरण बन जाता है। जैसे चूना, चूना का सूत्र क्या होता है, जो हम दुकान से चूना खरीदते हैं, है ना, 5 रुपए किलो वाला, 10 रुपए किलो वाला, तो वो चूने का सूत्र होता है CaO। Ca को पढ़ते हैं कैल्शियम, O को पढ़ते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लिखा जाता है ऑक्साइड। तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम हो जाएगा बच्चों आपका कैल्शियम ऑक्साइड।
इसका नाम हो जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड। तो चूना का सूत्र क्या होता है, चूना का प्रतीक सूत्र क्या होता है, CaO। प्लस का हो गया प्लस, पानी का सूत्र या प्रतीक क्या होता है, पानी का सूत्र या प्रतीक होता है H2O। इसको जल या पानी कहते हैं। पानी का सूत्र होता है H2O। इजिकल टू हो जाएगा H2 है ना, बुझा हुआ चूना। अब बनता है बुझा हुआ चूना। अब देखिए बुझा हुआ चूना कैसे बनता है। यहाँ पर कैल्शियम एक ही है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने एक कैल्शियम। अब एक ऑक्सीजन इसके पास है और एक ऑक्सीजन इसके पास है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी यहाँ पर दो है, ऑक्सीजन भी यहाँ पर दो है, हाइड्रोजन भी यहाँ पर दो है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की संख्या 2 है, तो ब्रैकेट लगा के यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। मतलब कि ऑक्सीजन की संख्या भी यहाँ पर 2 है और हाइड्रोजन की संख्या भी यहाँ पर कितनी है, 2 है। अब इसको पढ़ते कैसे है, सी को पढ़ेंगे हम कैल्शियम। इसको पढ़ने का तरीका होगा बच्चों, कैल्शियम H यानी होता है हाइड्रोक्साइड, सी मतलब कैल्शियम, H यानी हाइड्रो, O यानी ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका सूत्र बन गया। तो ये जो समीकरण बनता है, इसी समीकरण को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब पेपर में मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ गया, प्रश्न आ गया कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो आपको जो नोट्स में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं है ना, उसको एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। देखिए रासायनिक समीकरण, देखो पहली लाइन यहां पर लिखी है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों तथा सूत्रों की सहायता से प्रदर्शित किया जा सकता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों एवं सूत्रों की सहायता से प्रकट कर सकते हैं। यहां पर एक रासायनिक अभिक्रिया है, चूना और पानी मिले और बुझा हुआ चूना बना लिए। इसको हम प्रतीकों के माध्यम से, कि चूना का प्रतीक CaO, जल का प्रतीक H2O, बुझा हुआ चूना का प्रतीक CaO2। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों एवं सूत्रों के माध्यम से प्रकट किया जा सकता है। तो यहां पर हमने इस रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों एवं सूत्रों के माध्यम से क्या कर दिए, प्रकट कर दिए। अब अगली लाइन पढ़ता हूं मैं, एक एक शब्द समझाऊंगा, एक एक लाइन समझाऊंगा। इस प्रदर्शन में क्रियाकारक बाईं ओर, क्रियाकारक देखो बाईं ओर, ये होता है मेरा उल्टा हाथ, मतलब उल्टा हाथ, जिससे सुबह सुबह एक उल्टा हाथ होता है, उल्टा हाथ, उल्टे हाथ को हम बोलते हैं बायां हाथ, तो ये हो गया बाईं ओर। और जो सीधा हाथ होता है जिससे हम पूजा पाठ करते हैं, इसको जिससे हम खाना खाते हैं, इसको दाईं ओर, है ना। तो जो क्रियाकारक होते हैं, क्रियाकारक किनको बोलेंगे, जो आपस में क्रिया करते हैं, जैसे कि चूना और पानी, ये आपके क्रियाकारक है। ये चूना और पानी, इनको हम क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम कहेंगे क्रियाकारक। ये कहलाते हैं आपके क्रियाकारक। चूना और पानी आपके क्या है, क्रियाकारक है। तो जो क्रियाकारक होते हैं, जो क्रियाकारक होते हैं, इनको बाईं ओर लिखा जाता है। ये मेरा बायां हाथ है, क्रियाकारकों को बाईं ओर लिखा जाता है ना, ठीक है। और जो उत्पाद होते हैं, उत्पाद को दाईं ओर लिखते हैं ना। तो उत्पाद का मतलब होता है प्रोडक्ट, जो आपका बनता है, जो आपका प्रोडक्ट बनता है, उसको हम कहाँ लिखते हैं, दाईं ओर लिखते हैं। ये आपका क्या है, इसको उत्पाद कहा जाता है। इस प्रदर्शन में क्रियाकारकों को दाईं ओर लिखा जाता है और जो उत्पाद होते हैं उनको बाईं ओर लिखा जाता है। अब क्रियाकारकों और उत्पादों के मध्य एक तीर लगाते हैं। अब जो आपके क्रियाकारक है और जो आपके उत्पाद है, इनके मध्य में एक क्या लगाया जाता है, तीर लगाया जाता है। आप यहां पर देख सकते हो क्या लगाया जाता है, एक तीर लगाया जाता है। एक एक लाइन समझा रहा हूं, आपको यह याद होना चाहिए। अगली लाइन यहां पर क्या लिखी हुई देखो, उपयुक्त प्रदर्शित क्रियाकारकों और उत्पादों का यह समूह रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार प्रदर्शित क्रियाकारकों और उत्पादों का ये जो समूह होता है, ये रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखिए यहां पर इसी बित्ता कहा गया है कि प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है। इस प्रदर्शन में क्रियाकारकों को बाईं ओर लिखा जाता है और उत्पादों को दाईं ओर लिखा जाता है, एवं क्रियाकारकों एवं उत्पादों के मध्य एक तीर का निशान लगा दिया जाता है। उपयुक्त प्रदर्शित, जो प्रदर्शित किया गया है, इसी को क्या कहा जाता है, रासायनिक समीकरण कहा जाता है। देखिए मैंने आपको बिना देखे बोल के दिखा दिया, अब आप लोग भी मुझे बिना देखे बोल के दिखाइए, बोलिए अभी, है ना। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, है ना। डिस्क्रिप्शन में इसको आपको नोट्स मिल जाएंगे, है ना, वो लास्ट में देखना आप। अभी आप सिर्फ समझो यहाँ पर, है ना। चलिए अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हमारा यहाँ पर सेकंड नंबर का प्रश्न क्या था बच्चों, यहाँ पर हमारा सेकंड नंबर का प्रश्न था कि रासायनिक समीकरण लिखने की विधि लिखिए। हमारा प्रश्न क्या था यहाँ पर, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। किसकी विधि, रासायनिक समीकरण लिखने की
विधि। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। अब देखिए रासायनिक समीकरण किस प्रकार लिखे जाते हैं या रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि क्या होती है। तो देखो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है ना, पॉइंट वाइज यहाँ पर दिए गए है ना। तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो अभिकारकों को बाईं ओर उत्पादों को दाईं ओर लिखकर उनके मध्य तीर का चिन्ह लगा देते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक को कहाँ लिखते हैं, जो आपके अभिकारक होते हैं उसको हम कहाँ लिखते हैं, बाईं ओर लिखते हैं। और उत्पाद जो होते हैं, उत्पाद को हम कहाँ लिखते हैं, दाईं ओर लिखते हैं। और उनके मध्य कहाँ का चिन्ह लगा देते हैं, तीर का चिन्ह लगा देते हैं। ये हो गया आपका पहला पॉइंट, हो गया याद आपको। अभिकारकों को बाईं ओर और उत्पाद को दाईं ओर लिखते हैं और इनके बीच में तीर का चिन्ह लगा दिया जाता है। दूसरा पॉइंट देखिए, अभिकारक अथवा उत्पाद एक से अधिक प्रकार के हो तो उनके मध्य धन चिन्ह लगा देते हैं। अगर अभिकारक एक से ज्यादा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने लिए थे यहाँ पर क्या, चूना, और यहाँ पर हमने लिए थे क्या, पानी। यदि अभिकारक एक से ज्यादा हो या फिर उत्पाद अगर एक से ज्यादा हो तो इनके मध्य धन का चिन्ह लगा दिया जाता है। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट, ये भी आपको आसानी से याद हो गया। यदि अभिकारक एक से ज्यादा हो या उत्पाद एक से अधिक हो तो इनके मध्य क्या लगा दिया जाता है, इनके मध्य धन का चिन्ह लगा दिया जाता है। अब इसके बाद अगला पॉइंट, अभिकारकों अथवा उत्पाद के यौगिकों को उनके अणुसूत्र के द्वारा तत्वों की परिस्थिति के अनुसार उनके सूत्र प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जितने भी जो अभिकारक होते हैं या जितने भी जो उत्पाद होते हैं उनको उनके सूत्र के द्वारा लिखा जाता है। जैसे कि चूना, चूना का सूत्र होता है CaO, जल का सूत्र होता है H2O। उत्पाद क्या बना था हमारा, बुझा हुआ चूना, क्या लिखे थे हमने, CaOH ट्वाइस। तो जो अभिकारक होते हैं उनको उनके सही सही सूत्रों के माध्यम से या प्रतीकों के माध्यम से, और उत्पादों को भी उनके सूत्रों या प्रतीकों के माध्यम से लिखा जाता है। ये हो गया आपके तीनों पॉइंट। यही होती है रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि। ये विधि आपको पहले से पता थी। पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया कि रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि लिखिए तो आपको ऐसा सिंपल से लिख देना। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट यहाँ पर आपका ये है कि अभिकारकों को बाईं ओर और उत्पादों को दाईं ओर लिखा जाता है एवं उनके मध्य तीर का चिन्ह लगा दिया जाता है। अगला, अगर अभिकारक एक से अधिक हो या उत्पाद भी एक से अधिक हो तो उनके बीच क्या लगा दिया जाता है, धन का चिन्ह लगा दिया जाता है। और तीसरा पॉइंट क्या है, अभिकारकों और उत्पादों को उनके सूत्रों के अनुसार लिखा जाता है। यह आपको अगला क्वेश्चन कवर हो गया। अब अगली चीज, यहां पर हमको एक चीज और देखना पड़ता है कि समीकरण संतुलित है या नहीं है। मतलब तीर के निशान के इस तरफ जितने अणु होंगे, परमाणु होंगे, तीर के निशान के उस तरफ भी क्या होना चाहिए, उतने ही अणु और परमाणु होना चाहिए। जैसे कि तीर के निशान की इस तरफ अगर एक कैल्शियम है तो उस तरफ भी कितने कैल्शियम होना चाहिए, एक ही कैल्शियम होना चाहिए। तीर के निशान की इस तरफ अगर 2 ऑक्सीजन है तो इस तरफ भी आपके 2 ऑक्सीजन होना चाहिए। तीर के निशान की इस तरफ अगर 2 हाइड्रोजन है तो इस तरफ भी आपको कितने हाइड्रोजन होना चाहिए, 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। तभी हमारा समीकरण क्या होता है, एक प्रकार से बैलेंस हो पाता है। समीकरण बैलेंस कैसे होता है कि तीर के निशान के इस तरफ जितने पदार्थ होंगे, तीर के निशान के उस तरफ भी उतने ही पदार्थ होना चाहिए, क्योंकि इनको मिला करके ये चीज बन रही है ना। इसलिए जितने पदार्थ इधर है उतने पदार्थ कहाँ होना चाहिए, उस तरफ होने चाहिए। जितने परमाणु इधर है उतने परमाणु उधर होने चाहिए। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो गया। अब यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो मैं आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना यहाँ पर सिखाऊंगा। कई बार पेपर में आप लोग को सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा, 4-5 समीकरण वो लिख करके दे देगा और बोलेगा कि इन समीकरणों को संतुलित कीजिए। बहुत आसान होता है। तो अब यहाँ पर हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। क्या करना, संतुलित करना, संतुलित करना। अब हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार संतुलित किया जाता है। तो देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत आसान होता है। जैसे कि मैं यहां पर आपको एक समीकरण लिख करके दिखा रहा हूं। देखिए आपको एक क्वेश्चन यहां पर मैं लिख करके दिखा रहा हूं। देखिए जैसे कि एक समीकरण यहां पर क्या लिखा हुआ है, KClO3, ये आपका एक समीकरण लिखा हुआ है। और ये आगे यहां पर लिखा हुआ है KCl+O लिखा है। इसको आपको संतुलित करना है। जब कभी भी रासायनिक समीकरण को आप संतुलित करोगे तो पहली बात, आप नीचे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो।
इधर नीचे छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? जैसे कि जल का सूत्र होता है H2O, और कोई बच्चे ने अगर यहाँ पर 2 लगा दिया तो जल का सूत्र ही नहीं बचा, H2O2 बन जाएगा, और ये सूत्र होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। इसलिए नीचे से छेड़छाड़ नहीं करना। आप सिर्फ सामने 3 लगा दो, 13 लिख दो, कुछ भी लिख दो, लेकिन रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय आप सिर्फ सामने की संख्या में बदलाव कर सकते हो, उसके अलावा आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। उसके अलावा यहाँ पर आप कोई बदलाव कर सकते हो कि बच्चों, उसके अलावा यहाँ पर आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हो। अब देखिए, अब तीर के निशान के इस तरफ KClO3 और तीर के निशान के उस तरफ, देखो तीर के निशान के इस तरफ पोटेशियम एक ही है, तीर के निशान के इस तरफ पोटेशियम भी एक ही है। ये दोनों कैसे संतुलित है? तीर के निशान के इस तरफ क्लोरीन भी एक ही है, तीर के निशान के उस तरफ क्लोरीन भी एक ही है। ये दोनों भी क्या है? संतुलित है। तीर के निशान की तरफ ऑक्सीजन 3 है, लेकिन इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों? एक ही है। इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं? एक ही है। तो इस तरफ अगर 3 ऑक्सीजन है तो उस तरफ भी मुझे कितने ऑक्सीजन करना पड़ेगा? 3 ऑक्सीजन मुझे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 3 ऑक्सीजन करना पड़ेगा। तो इस तरफ मैंने यहाँ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ यहाँ कर सकता हूँ। इस तरफ मैंने 3 ऑक्सीजन कर दिया, लेकिन कभी भी 3O होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि O परमाणु है और ऑक्सीजन कभी भी सिंगल फॉर्म में नहीं रहता। ऑक्सीजन जो हमेशा रहता है, आप जो हवा में ऑक्सीजन गैस होती है जिससे हम सांस लेते हैं, वो गैस भी हमेशा O2 के फॉर्म में रहती है। किस फॉर्म में रहती है? O2 के फॉर्म में रहती है। इसलिए यहाँ पर O2 के रूप में हमको लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर 2 लगाता हूँ, यहाँ पर मैं 2 लगाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 2 का गुणा कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हो आप ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की संख्या गिनना है तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा संतुलित हो गया। यहाँ पर पोटेशियम कितने हैं? 2। यहाँ पर भी पोटेशियम कितने हैं? 2। यहाँ क्लोरीन कितने हैं? 2। यहाँ पर भी क्लोरीन कितने हैं बच्चों? यहाँ पर 2 क्लोरीन यहाँ पर आपके है। तो ये समीकरण हमारा यहाँ पर हमारा क्या हो चुका है? संतुलित हो चुका है। अब देखिए, अब अगले समीकरण में आपको एक और संतुलित करके यहाँ पर दिखाता हूँ। आपको सिर्फ यहाँ पर सीखना है और समझना है। यहाँ पर आपका अगला समीकरण क्या लिखा हुआ है? Cu + H2SO4, Cu + H2SO4 इजिकल टू, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है क्या? CuSO4 प्लस यहाँ पर आपका लिखा हुआ है क्या? H2O प्लस यहाँ पर आपका लिखा हुआ है SO2। यहाँ पर आपका एक सिंपल सा समीकरण दिया गया है, Cu + H2SO4 इजिकल टू CuSO4 + H2O + SO2। इसको आपको संतुलित करना है। इसको यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों? इसको यहाँ पर आपको संतुलित करना है। संतुलित करके यहाँ पर आपको दिखाना है। बहुत आसान है। कभी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे बड़ा यौगिक देखो, इस ये इन सब में सबसे बड़ा यौगिक कौन सा है? सबसे बड़ा यौगिक यहाँ पर आपका ये वाला है। ये जो यौगिक है आपका सबसे बड़ा यौगिक है, ठीक है। ये यौगिक आपका कैसा है? सबसे बड़ा यहाँ पर आपका ये यौगिक है। अब इसके बाद इस सबसे बड़े यौगिक में सबसे अधिक कौन है? यहाँ पर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? 4 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? किसी भी रासायनिक समीकरण में सबसे बड़ा आपको यौगिक ढूंढना है। फिर इस यौगिक में जो सबसे ज्यादा बार आया है आपको उसको पकड़ना है। ऑक्सीजन है तो अब हम सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। तीर के निशान की इस तरफ टोटल कितने ऑक्सीजन है? 4 है। और इस तरफ टोटल कितने ऑक्सीजन है? 4 और 1 5 और 2 कितने ऑक्सीजन है? 6 7 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन बच्चों यहाँ पर आपके? 7 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है? 7 ऑक्सीजन है। तो अगर मैं इसके सामने क्या लगा दूं? इसके सामने अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूं तो अब इस तरफ कितने ऑक्सीजन हो गए? ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 दूनी इस तरफ 8 ऑक्सीजन हो गए। और इस तरफ कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन जो हो गए, 2 ऑक्सीजन, 4 और 2 6 और 1 7 है। अगर मैं यहाँ पर भी 2 लगा दूं, अब कितने ऑक्सीजन हो गए? 4 ऑक्सीजन जे हो गए और 2 ऑक्सीजन जे हो गए और 2 ऑक्सीजन जे हो गए। तो 4 और 2 6 और 2 8 ऑक्सीजन इस तरफ हो गए और इस तरफ भी कितने हो गए? 4 दूनी 8 ऑक्सीजन आपके इस तरफ भी यहाँ पर हो गए। इस तरफ भी 4 दूनी 8 ऑक्सीजन हो गए और इस तरफ भी 4 और 2 6 और 2 कितने ऑक्सीजन हो गए? यहाँ पर आपके 8 ऑक्सीजन यहाँ पर आपके इस तरफ भी हो गए, ठीक है। 8 ऑक्सीजन यहाँ पर आपके इस तरफ भी हो गए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, अब
अगला यहाँ पर हम किसको संतुलित करेंगे, सल्फर। इस तरफ कितने सल्फर है, 2 सल्फर इस तरफ है, इस तरफ कितने सल्फर, 1 सल्फर ये हो गया और 1 सल्फर है, इस तरफ भी 2 सल्फर हो गए। अब हाइड्रोजन देखिए, इस तरफ 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए, इस तरफ भी यहाँ पर आपके 2 दूनी कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन आपके हैं। अब बचा कहाँ पर, इस तरफ 1 कहाँ पर है, इस तरफ भी कितने कहाँ पर है आपके, 1 कहाँ पर है। तो यहाँ पर हमने इस समीकरण को संतुलित कर चुके हैं। इस प्रकार यहाँ पर आप रासायनिक समीकरण को क्या कर सकते हो, संतुलित कर सकते हो। ठीक है बच्चों, इस प्रकार यहाँ पर आप समीकरण को संतुलित कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, अब कई बार पेपर में आपको क्वेश्चन क्या बन करके जाता है, कई बार पेपर में आपको क्वेश्चन बन करके जाता है कि रासायनिक समीकरण का संतुलन किसे कहते हैं। कई बार समीकरण को संतुलित करने के लिए नहीं देता वो, बल्कि वो ये बोल देता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किसे कहते हैं, है ना, या रासायनिक समीकरण संतुलन पर टिप्पणी कीजिए। तो आपको यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा, देखो यहाँ पर जो लिखा है, रासायनिक क्रिया में कोई पदार्थ नष्ट नहीं होता। यहाँ पर पहली लाइन क्या लिखी हुई है, पूरा मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक में क्लिक करना, आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे ना। रासायनिक क्रिया, जो रासायनिक क्रिया होती है, जो रासायनिक समीकरण होता है, जो आपकी रासायनिक क्रिया होती है, उसमें कोई पदार्थ नष्ट नहीं होता। मान चलो कि अगर मैंने 1 गिलास दूध लिया और 1 गिलास पानी लिया और दोनों को मिलाया, तो जितना मैं इधर मिलाऊंगा उतने पदार्थ उधर बनेगा। ना तो कोई पदार्थ अलग से बने उत्पन्न होता है और ना ही कोई पदार्थ नष्ट होता है। किसमें, रासायनिक अभिक्रिया में। और आप लोग को समझ में, रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ नष्ट नहीं होता है। मान चलो कि मैंने इधर जितना पानी लिया और जितना चूना मैंने इधर लिया, दोनों को मैं आपस में मिलाऊंगा तो उतनी ही मात्रा में आपका बुझा हुआ चूना बनेगा। ठीक है, कोई पदार्थ नष्ट नहीं होता। जितना पदार्थ इस तरफ होता है उतने पदार्थ उस तरफ भी होता है। आपने कोई भी 2 पदार्थ को मिलाया, मान चलो कि आपने 1 गिलास पानी लिए, उसमें आपने 4 चम्मच शक्कर घोल दिए, तो जितना पदार्थ, तो जो शरबत बनेगा, जो आपका उत्पाद बनेगा, आपने 2 अभिकारक लिए। कौन कौन से अभिकारक लिए, आपने पहला अभिकारक पानी लिए और आपने दूसरा अभिकारक शक्कर लिए और दोनों को आपने आपस में मिला दिए, तो आपका जो शरबत बनेगा, जितना अभिकारक आप इस तरफ लोगे उतना ही उत्पाद आपका उस तरफ बनेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता है। रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ ना तो नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है। ठीक है, अब अगली लाइन, इसलिए प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या अभिकारक और उत्पादों की संख्या समान होनी चाहिए। अब देखो, जितना पदार्थ आपने इस तरफ लिए उतना ही पदार्थ आपका उस तरफ बना। आपने अगर इधर 5 किलो पदार्थ लिए तो आपको उधर भी कितने किलो पदार्थ बन रहा है, 5 किलो पदार्थ बन रहा है। मैंने आपको द्रव्यमान संरक्षण के नियम में समझाया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की मात्रा का योग रासायनिक अभिक्रिया से बने पदार्थों की मात्रा के योग के बराबर होता है। जितना पदार्थ इस तरफ होता है आपका, उतना ही पदार्थ उस तरफ भी होता है उस तरफ पदार्थ, दोनों तरफ आपके पदार्थ बने होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितने आपके अभिकारक है उतने ही आपके क्या होना चाहिए, उत्पाद होना चाहिए। अगर इधर 4 दूनी 8 ऑक्सीजन इस तरफ है तो उस तरफ भी आपके 8 ऑक्सीजन होना चाहिए। इस तरफ अगर आपके 2 सल्फर है तो उस तरफ भी आपके 2 सल्फर होना चाहिए। इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, ताकि हम सही मायने में इसको सही रूप में लिख सके। ठीक है, तो देखिए, अतः समीकरण को अंतिम रूप देने से पहले तीर के दोनों ओर परमाणु की संख्या बराबर कर लेना चाहिए। इसीलिए समीकरण को जब आप लास्ट रूप में फाइनल रूप से आप लिख रहे हो तो तीर के निशान के दोनों तरफ, तीर के निशान के इस तरफ भी और तीर के निशान के उस तरफ भी परमाणु की संख्या बराबर कर लेना चाहिए। तीर के निशान के इस तरफ जितने परमाणु हैं, तीर के निशान के उस तरफ भी उतने ही परमाणु आपके होना चाहिए। तीर के निशान के दोनों तरफ परमाणु की संख्या कैसी कर लेना चाहिए, बराबर समान कर लेना चाहिए, है ना। और इस प्रकार तीर के निशान के दोनों तरफ जो हम परमाणु की संख्या को बराबर करते हैं, इसी को रासायनिक समीकरण का संतुलन कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है बच्चों, रासायनिक समीकरण का संतुलन कहा जाता है। बाकी इसकी मेथड यही है, सबसे पहले सबसे बड़ा यौगिक देखो, इसको संतुलित करो, उसके बाद फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, आप रासायनिक समीकरण संतुलित कर लोगे। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण के लाभ लिखिए कि रासायनिक समीकरण से कौन कौन से लाभ होते हैं। तो यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, रासायनिक समीकरण के लाभ लिखिए। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, क्या, रासायनिक समीकरण, प्रश्न यहाँ पर हमारा रासायनिक समीकरण के लाभ लिखिए। क्या लिखिए, रासायनिक समीकरण के लाभ लिखिए। रासायनिक समीकरण के कौन कौन से लाभ होते हैं, इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको रासायनिक समीकरण के लाभ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि रासायनिक समीकरण के लाभ कौन कौन से होते हैं। देखिए, अब सबसे पहली बात, अगर कहीं पर भी मैंने कोई एक रासायनिक समीकरण लिख दिया,
मैंने मान चलो मैंने लाया एक चूना पत्थर, जो कहाँ से निकलता है, जो पहाड़ होता है, चूना का पहाड़ होता है, चूना के पहाड़ से मैंने एक पत्थर लेकर के आया, चूना पत्थर मैंने क्या लेकर के आया, चूना पत्थर लेकर के आया, और चूना पत्थर को मैंने गर्म किया। ये जो चिन्ह होता है इसको हम डेल का चिन्ह बोलते हैं, इसका मतलब होता है गर्म करना। चूना पत्थर को मैंने गर्म करा, और जैसे ही मैं चूना पत्थर को गर्म करूंगा तो क्या होता है, यहां पर बनता है आपका चूना, यहां पर बनेगा आपका क्या, चूना, बिना बुझे चूना बनेगा, और प्लस यहां पर निकलती है CO2 गैस बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है, CaCO3। CaCO3 होता है चूना पत्थर या संगमरमर का सूत्र। जो पहाड़ से जो चूना लेकर के आते हैं वो चूने का सूत्र होता है CaCO3। इसको जब हम 1000 डिग्री सेल्सियस पर हम जिसको गर्म करते हैं तो इससे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। अब यहाँ से ये वाला कार्बन निकल गया और 3 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन निकल गया, तो क्या बचा, एक बचा यहाँ पर आपका Ca, ये वाला कार्बन तो बाहर निकल गया, और 3 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन निकल गए, तो यहाँ पर बचा आपका 1 ऑक्सीजन। ये होता है आपका चूना। तो ये कोई एक रासायनिक समीकरण है। तो देखिए अब इस रासायनिक समीकरण को लिखने से हमको कौन कौन से फायदे होते हैं, कौन कौन से लाभ होते हैं। पहला, अभिक्रिया में भाग लेने वाले और बनने वाले पदार्थों के बारे में पता चलता है। अगर हम रासायनिक समीकरण को एक झलक देख लेते हैं तो अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ ने भाग लिए हैं और कौन कौन से पदार्थ यहाँ पर बने हैं उसकी जानकारी मिल जाती है, तो याद हो जाएगा आराम से। पहला पॉइंट क्या है, रासायनिक समीकरण की सहायता से अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों के बारे में पता चलता है। दूसरा, क्रिया में भाग लेने वाले और बनने वाले यौगिकों के अणुओं की संख्या ज्ञात होती है। रासायनिक समीकरण की मदद से हमको अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ के अणुओं की संख्या पता चलती है कि यहाँ पर इसका एक ही अणु ने भाग लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक ही अणु ने भाग लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड के एक ही अणु ने क्या लिया है, भाग लिया है। तो हमको अणुओं की संख्या और परमाणुओं की संख्या भी पता चलती है। अगला, यदि परमाणु द्रव्यमान ज्ञात हो तो यह भी पता चल जाता है कि अभिकारक के कितने द्रव्यमान के में परिणामी पदार्थ प्राप्त होगा। ठीक है, यदि हमको परमाणु द्रव्यमान ज्ञात हो, जैसे देखो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 40 होता है, कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। लेकिन यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का वजन है 16, तो 3 ऑक्सीजन का वजन कितना हो जाएगा, 16 तिया 48। ऑक्सीजन का वजन यहाँ पर कितना हो गया आपका, 48 हो गया। यदि हमको इनका परमाणु का वजन पता हो, अगर हमको परमाणु द्रव्यमान ज्ञात हो तो हम यौगिक का टोटल द्रव्यमान निकाल सकते हैं। 8 और 2 10 हासिल आया, 1 4 दूनी 8 9 10, कितना यहाँ पर आपका 100, कितना यहाँ पर आपका 100 ग्राम। अगर हमने यहाँ पर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिए तो ये भी आपके कितने ग्राम में से बनेंगे, 100 ग्राम में से आपके बनेंगे। तो इसकी भी हमको यहाँ पर क्या मिल जाती है बच्चों, इसकी भी यहाँ पर हमको जानकारी मिल जाती है। अगली बात, चौथी बात, रासायनिक समीकरण की सहायता से द्रव्यमान संरक्षण नियम की पुष्टि होती है। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या बोलता है कि जितने पदार्थ भाग लेंगे, अगर यहाँ पर 100 ग्राम पदार्थ ने भाग लिया तो इस तरफ भी आपके कितने ग्राम बनेंगे, 100 ग्राम ही आपका इस तरफ पदार्थ बनेगा। क्योंकि ना तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो होता है इसी को पदार्थ की अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। जिसने नहीं पढ़ा चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, उसका पूरा एक वीडियो लेक्चर बना पड़ा है ना। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है कि इधर आपके जितने पदार्थ भाग लेंगे आपके उधर साइड उतने ही पदार्थ बनेंगे। तो रासायनिक समीकरण की सहायता से द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है कि इधर जितने पदार्थ भाग लेंगे उधर भी आपके उतने ही पदार्थ बनते हैं। ठीक है, अगली बात, पदार्थों की समतुल्य मात्रा ज्ञात होती है। यहाँ पर आपको इसकी समतुल्य मात्रा ज्ञात होती है कि कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम है, इसकी मात्रा इतने ग्राम है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी निकाल सकते हो, कार्बन का वजन होगा कितना, 12, एक ऑक्सीजन का वजन 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का वजन 16 दूनी कितना हो गया, 32 हो गया। दोनों को जोड़ दो, 2 हो गया 4, 3 और 1 हो गया 4, है ना। तो इसके सापेक्ष इसकी समतुल्य मात्रा कितनी है, 64 है। तो इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी यहाँ पर आपकी 66, क्योंकि 64 और 66 को हम जोड़ेंगे तभी यहाँ पर आपका क्या प्राप्त होगा, सॉरी, अगर इसकी मात्रा कितनी यहाँ पर आपकी 64 है तो इसकी हो जाएगी यहाँ पर कितनी, 54।
वो 56 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी आपकी 56, 56 हो जाएगी। अगर इसकी मात्रा यहाँ पर 44 है तो इसकी 56 होगी, तभी तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना ग्राम आएगा यहाँ पर आपका 100 ग्राम आएगा। तो क्या प्राप्त हो जाती है यहाँ पर पदार्थों की समतुल्य मात्राएं भी हमको प्राप्त हो जाती है। अगला फायदा क्या होता है, यदि कोई अभिकारक या उत्पाद गैसीय अवस्था में है तो उसका आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो अगर जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कोई अभिकारक अगर गैसीय अवस्था में, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक गैस ले लिया, कौन सी, नाइट्रोजन, और दूसरी गैस ले ली यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन। जब कभी भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो आपकी अमोनिया गैस बनती है। अमोनिया का मतलब होता है NH3, है ना। अब यहाँ पर बनता है आपका 2NH3, है ना। संतुलित करेंगे यहाँ पर 2NH3, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने होंगे आपके, ये होंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन 2, इस तरफ भी नाइट्रोजन 2, इस तरफ हाइड्रोजन 3 दूनी 6, इस तरफ भी हाइड्रोजन 3 दूनी 6। तो नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस और अमोनिया भी गैस है, तो इसका आप समीकरण की सहायता से आयतन निकाल सकते हो। यहाँ पर नाइट्रोजन के सामने कुछ नहीं, मतलब कितना है, 1 है। नाइट्रोजन कितना आयतन है, 1 आयतन है। हाइड्रोजन गैस का आयतन कितना है यहाँ पर आपका, 3 है। और अमोनिया गैस का आयतन कितना है यहाँ पर आपका, 2 आयतन है ना। तो मतलब कि अगर 1 आयतन अमोनिया, 1 आयतन नाइट्रोजन की क्रिया अगर आप 3 आयतन हाइड्रोजन से करवाओगे, मतलब कि अगर आप 1 लीटर नाइट्रोजन की क्रिया 3 लीटर हाइड्रोजन से करवाओगे तो आपको 2 लीटर अमोनिया गैस प्राप्त होगी। 2 लीटर कौन सी गैस प्राप्त होगी, आपको अमोनिया गैस प्राप्त होगी। इस प्रकार यहाँ पर आप अगर पदार्थ आपका गैसीय अवस्था में है तो आप इसका आयतन भी ज्ञात कर सकते हो। क्या ज्ञात कर सकते हो, आयतन भी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो इतने यहाँ पर आपके फायदा होते हैं, इतने सारे आपके यहाँ पर क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण के यहाँ पर आपके इतने सारे क्या होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर आप देखिए, यदि अभिकारक और उत्पाद गैसीय अवस्था में है तो आयतन का संबंध भी ज्ञात हो जाता है। यदि अभिकारक जो भाग लेते हैं और जो उत्पाद जो बनता है, यदि अभिकारक और उत्पाद दोनों कौन सी अवस्था में, गैसीय अवस्था में है, तो आयतन के बीच का संबंध ज्ञात कर सकते हैं कि नाइट्रोजन के यहाँ पर 1 आयतन, हाइड्रोजन के यहाँ पर 3 आयतन, 3 आयतन हाइड्रोजन और 1 आयतन नाइट्रोजन मिल करके 2 आयतन अमोनिया गैस बनाती है। NH3 मतलब कौन सी गैस बनाती है, अमोनिया गैस बनाती है। इसका यहाँ पर हमको संबंध भी ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज क्या होते हैं, यहाँ पर आपके बेनिफिट्स होते हैं, किसके होते हैं, रासायनिक समीकरण के लाभ होते हैं। तो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। और इसका जो आपके जो नोट्स वगैरह है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से आपको मिल जाएंगे, उससे आप तैयार कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।